हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th के पूरी केमिस्ट्री के अंदर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खराब न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं भाई। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CS2, मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज 42 ग्राम, इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज। देखो भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कितना दे दिया गया है, CH2 दे दिया गया है, और इसका जो मोलिकुलर मास है वो 42 दे दिया गया है। अभी हमसे मोलिकुलर फॉर्मूला निकलवा रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं, यानी इसका मास निकाल लेते हैं। कितना मास है कार्बन का, हमारे पास 12 हो गया, और एक हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है बताओ, एक होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला बाई में मोलिकुलर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला बाई में इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो 42 बाय में 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। अब जो ये 3 फैक्टर आया है ना, इसको इस CS2 से मल्टीप्लाई करो, CS2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा बताओ, C3, और हमारे पास H6 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड देख लेते हैं, फॉर द रिएक्शन एक्स, हमारे पास एक रिएक्शन है x प्लस 2y, और क्या बना रहा है, z बना रहा है। ठीक है, हमें दिया गया है जो x के कितने मोल है, हमारे पास 5 मोल है, और y के हमारे पास कितने मोल है भाई, 9 मोल दिए गए हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है z कितना प्रोड्यूस्ड होगा, z पूछ रहा है कितना प्रोड्यूस्ड होगा। अब ध्यान से देखो, जब एक मोल हमारे पास एक मोल x का था, जब हमारे पास एक मोल x का था, 2 मोल y के क्रिएट हो रहे थे, है ना। यानी अगर हमारे पास 5 मोल क्या होगा, अगर हमारे पास 5 मोल वाई होगा, तो 10 मोल वाई, 5 मोल अगर हमारे पास एक्स होगा, देखो 5 मोल एक्स होगा, तो 10 मोल क्या प्रोड्यूस्ड होगा बताओ, वाई होगा। लेकिन हमारे पास वाई दे कितना रखा है, दे कितना रखा है, 9 मोल दे रखा है, 9 मोल गिवन है। इसका मतलब ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है ना। ठीक है, तो उसी टाइप से क्या होगा, अब आगे देख लेते हैं। जब हमारे पास देखो 2 मोल वाई है, तो एक मोल क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जेड प्रोड्यूस हो रहा है, देखो इस रिएक्शन से, है ना। देखो जब 2 मोल वाई यूज किया तो एक मोल जेड प्रोड्यूस्ड हुआ। वैसे ही हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास 10 मोल 10 मोल वाई होगा, तो 5 मोल जेड प्रोड्यूस्ड होगा, लेकिन गिवन कितना हमारे पास, 9 मोल गिवन है ना वाई। देखो 9 मोल गिवन है, तो इसका मतलब 5 से कम होगा ना, यानी 4.5 होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्टली मैच्ड होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा लेमन। ठीक है, जो लेमन होगा वो आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जो लेमन है वो यूवी के रीजन में बताता है ना, जो लेमन साइंटिस्ट था। और जो हमारे पास बाल्मर था, जो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल पास्चन था, वो IR रेडिएशन बता रहा था, जो पास्चन था वो IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, और जो बाल्मर था वो किसके बारे में बता रहा था बताओ, वो विजिबल रीजन के बारे में बता रहा था। और जो पी फंड था वो भी हमारे पास किसके बारे में बता रहा था, IR के बारे में बता रहा था। ठीक है, ये है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गिवन स्पीसीज, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है आयोडीन पॉजिटिव, एक सिंपल आयोडीन दिया गया है, एक सिंपली क्या दिया गया है, आयोडीन नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा तो चार्ज होगा बड़ा, तो सबसे बड़ा साइज होगा इसका, उससे छोटा साइज किसका होगा, इसका। यानी कि हमारे पास ऑर्डर ये आएगा, देखो ये रहा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट बोली गई है वो कौन सी सही नहीं है। देखो द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, ये भी ठीक है। द ऑर्बिटल अंडरगोइंग
हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, यही हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन होती है, जो ऑर्बिटल है उनकी इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर पीरियड टू हाइब्रिडाइजेशन, ये गलत है भाई। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली, ये भी हमारे पास ठीक है, तो एक ही जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास नॉट करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 और CO3 नेगेटिव और जो दे रखे हैं भाई, ये इनमें से ये पूछ रहा है कौन सा इनमें से गलत है, कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से गलत है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वैल्यू डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, इनमें से कौन सी रिएक्शन की जो एंट्रोपी, जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है उसकी वैल्यू जीरो से क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, यानी जीरो से क्या आएगी भाई, बड़ी आएगी। किसकी वैल्यू आएगी देख लेते हैं, इनमें से ऑप्शन सी है वो उसका आंसर आएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस, इनमें से जो हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, हाँ नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ जाएगा, ऑल द फिजिकल प्रोसेस आर स्टॉप, जो हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है इक्विलिब्रियम पे स्टॉप नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होती है, केवल और केवल जो हमारे पास फॉरवर्ड और जो हमारे पास बैकवर्ड होता है उनकी जो रेट है वो सिमिलर हो जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, वैसे प्रिटेंड होती है कि वो स्टॉप हो गई है लेकिन स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, BF3 इज ए डैश एसिड, देखो भाई जो हमारे पास BF3 होता है ना, जैसे F है ये, एक और F ये, अब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये किसी दूसरी स्पीसीज से बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी एक लोन पेयर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे उसको कौन सा एसिड कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा लेविस एसिड। अब देखो बोर्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन, ये हाइड्रोजन इसका आंसर आएगा भाई, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, हमारे पास क्या है, ClO3 नेगेटिव है, इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, देखो कैसे निकालते हैं, x, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 3 2 जा 6 -6 इज इक्वल टू -1 था, x इज इक्वल टू +6 -1, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, +5 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +5, ठीक है। राइट इथेन, इथीन एंड इथाइन इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, देखो भाई एक तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है इथेन, यानी CH3 ठीक है, ये एक है हमारे पास इथीन है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हमारे पास इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये पूछ रहा है इनमें से कार्ब, एल्केन के अंदर से यानी इथेन के अंदर से, इथीन के अंदर से और इथाइन के अंदर से किसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देखो भाई हमें नहीं पढ़ा था, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यानी जो एल्काइंस होते हैं उनके अंदर 50% एस करेक्टर होता है ना, 50% एस करेक्टर होता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होती है, और इसके अंदर हमारे पास 33%, और इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे जो एस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वो किसके अंदर होगा बताओ, वो इथाइन के अंदर होगा, उसके बाद इथीन के अंदर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे एक स्ट्रक्चर दी गई है, इसका हमें क्या बताना है, IUPAC ने बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, CH2 लगे हुए हैं, तो इसका एक बार ऐसे बना लेते हैं, ब्रोमीन CH2 CH2, यहाँ पर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है एक, फिर से CH2, फिर से एक क्या आ गया, CH2 आ गया, यहाँ पर फिर से एक कीटोनिक ग्रुप आ गया, और यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप है। अब इसकी नेमिंग करते हैं इस तरफ से, 1, यहाँ से करते देखो, 1 2 3 4
5 6। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 6 नंबर पे कौन है? ब्रोमो। तो 6 ब्रोमो 3 डाई। देखो 6 ब्रोमो हमारे पास आएगा 4 आएगा, ठीक है। फोर ओक्सो, देखो डाई नहीं आएगा अभी, एक बार दोबारा से करते हैं। 6 ब्रोमो, देखो भाई 6 ब्रोमो 3 ओक्सो हेप्टेनोइक एसिड। देखो भाई 6 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। और हमारे पास जैसे फोर्थ पोजीशन है, ये 4 आएगा भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी नेमिंग थी, 6 ब्रोमो 4 ओक्सो एप्टेनोइक एसिड, क्योंकि पीछे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है ना, इसलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन बाय वुड रिएक्शन। देखो भाई वुड रिएक्शन के अंदर हम किस किस का यूज करते हैं? सबसे पहले तो ये समझो, हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम 2 मोल सोडियम के यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो वो अपना क्वेश्चन नहीं है, अपना क्वेश्चन है हमें ब्यूटेन प्रिपेयर करना है, तो हमें ब्यूटेन के हिसाब से रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3CH2Cl, हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया ये। एक और हमने ले लिया CH3CH2Cl, और यहाँ पर हमने 2 मोल किसके ले लिए? Na के ले लिए। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन की है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन की है, ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर 2NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास क्या बच जाएगा भाई? ध्यान से देखो, CH3CH2 और CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ब्यूटेन, जो कि पूछा था इन्होंने, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, तो इनको कैसे डील करते हैं देख लेते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर असर्शन क्या दिया गया है? इन द लजानिया टेस्ट। देखो भाई ये एक टेस्ट होता है जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें क्या मिलता है? एक पर्शियन ब्लू कलर मिलता है। वो ऑब्टेन मिलता है जब हम ये टेस्ट लगाते हैं नाइट्रोजन की प्रेजेंस के लिए। अब रीजन क्या दिया गया है? पर्शियन ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास ये आयंस बन जाता है इस टेस्ट के दौरान, इसी वजह से वो पर्शियन ब्लू होता है। तो ये हमारे पास दोनों ही ठीक हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ना, उसका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट स्टैगर्ड कंफर्मेशन फ्रॉम इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ये हमारे पास हम जब हम करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर साहोस प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो उसी के अंदर आती है। तो ये कह रहा है कि जो हमें स्टैगर्ड कंफर्मेशन होती है और इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होती है, उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन देखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम फॉर्म इज वेरी स्मॉल। उन दोनों फॉर्म के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। तो ये दोनों बात ही ठीक बोल रहा है, ठीक है। इसका भी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। 17 का ए ऑप्शन आएगा। अब 18 देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग। देखो भाई ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम जो एल्केन्स होते हैं ना, यानी कार्बन चेन है, उसकी लंबाई को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाता है, जो कि ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर कार्बन चेन बढ़ेगी तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इस जो ए है वो फॉल्स हो गया यहाँ पर। अब रीजन देख लेते हैं।
इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्स इंक्रीजेज एंड इंक्रीजिंग मोलिकुलर, देखो ये ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर हमारे पास डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमें ये दिया गया है, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमें ये बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, ये बताना है। सबसे पहले ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा हमारे पास, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, 0.336 बाय में ये हमारे पास 6.005। ठीक है, और जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0560। ठीक है, अब इन इन जीरो को तो हम काउंट नहीं करते, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट आ गए, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें नंबर ऑफ एटम बताने हैं, हमें दिया गया है 52 माइक्रोग्राम ऑफ हीलियम। इसका ए पार्ट का आंसर देखो, हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा, 4 यूनिफाइड होगा ना, 4 यूनिफाइड मास होगा। अब इसका उल्टा लिख दो ऐसे ही, 4 जो हमारे पास 4 यानी जो हमारे पास 4 यूनिफाइड मास होगा हीलियम का, वो किसके बराबर होगा, एक एटम के। और यहां पर हमें 52 यूनिफाइड मास गया है, तो 4 इसके डिवाइड में करते हो हमारे पास 13 एटम होंगे। ठीक है, बी पार्ट, 52 ग्राम ऑफ हीलियम यानी 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे हीलियम के, तो देखो 4 ग्राम हीलियम के अंदर हमारे पास जो इसका हमारे पास मोलर मास होता है ना हीलियम का, उसके अंदर हमारे पास इतने एटम होते हैं अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारे 52 ग्राम दिए गए, तो 52 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बाय में, और डिवाइड 52 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और 4 के साथ डिवाइड कर दो, हमारे पास इतने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट दे लेते हैं, स्टेट द प्रिंसिपल दैट सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। हमारे पास 3 प्रिंसिपल होते थे, आपको पता है कौन सा, एक तो हमारे पास अबाउ रूल होता था है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता था, हार्ट्स रूल होता था। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इनमें से ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा रूल है जो ये बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, यानी जो हमारे पास ये ऑर्बिटल है ना, इनमें क्या आएगा, केवल ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। बताओ कौन सा था, वो हमारे पास था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आप लिख देना यहां पर पावलीज प्रिंसिपल। ठीक है, जो ये बताता था एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, सेम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। गिव रीजन वाई क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एंड ये। देखो भाई, जो हमारे पास क्रोमियम होता है ना, वो कितने नंबर पे आता है, वो 24 नंबर पे आता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी, 3D 4s 2, और हमारे पास यहाँ पे 4, ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। लेकिन इसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उठ के चला जाता है, यानी 3D 5 4s1 हो गया। और हमें पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो भाई यहाँ पर डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और जो एस ऑर्बिटल है वो भी हाफ फील्ड हो गया। अब ये दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गए हैं, जिससे ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो इसका रीजन आपको यही लिखना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये ज्यादा स्टेबल होता है और इसके अंदर ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं होगी। तो ये लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। अब इनमें से पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कॉमन इन देम, इनमें से कॉमन क्या है। ध्यान से देखो, हमारे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर, या फिर आप टोटल इलेक्ट्रॉन ही देख लो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है ना, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे।
है ना। और वैसे ही O2 नेगेटिव है। वैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बताओ? ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है ना। और यहाँ पर हमारे पास O2 नेगेटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इन सभी में क्या है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है इन सभी के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, सोडियम 11वें नंबर पे आता है, लेकिन जो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है ना बाहर, पॉजिटिव चार्ज तभी आया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर भी। तो इनके अंदर सभी के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, जो पहले का आंसर क्या आएगा, दीज आर, ऐसे लिखना आपको, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विद ईच अदर, विद ईच अदर। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, और आपको लिख देना है इन इन सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरेंज देम इन ऑर्डर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियस। इनमें से जो साइज के बेसिस पर अरेंज करने हैं, तो वही है जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही बड़ा साइज का होगा। तो सबसे बड़ा साइज का एलिमेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, उससे छोटा O2 नेगेटिव, और उससे कम छोटा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, Na पॉजिटिव, और उससे भी छोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और उससे भी छोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर ये था, बी पार्ट का आंसर ये है, और ए पार्ट का आंसर ये था ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेट ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये किसका क्वेश्चन है भाई, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम यूनिट का क्वेश्चन है। देखो भाई, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा था, जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम का सिग्नेचर यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, तो ये बोल रहा है कि when a system is at equilibrium is disturbed by a change in concentration, जब हम रिएक्टेंट की या किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को जब चेंज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चेंज होगा, उस डायरेक्शन में चला जाएगा इक्विलिब्रियम, जो यहाँ पे खुद को मतलब खुद को दोबारा से इक्विलिब्रियम लाने के अंदर सेट करेगा ये। ठीक है, यानी रीएस्टैब्लिश करेगा, ये दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट के अंदर हमने क्या बढ़ा दिया, रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए, तो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये, जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं बी पार्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दी गई है, इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो ये हमारे पास आंसर देखो इसका, फॉर द रिएक्शन हमारे हमारे पास ये रिएक्शन दी गई है, ये हैबर प्रोसेस है, इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो नेगेटिव दी गई है, यानी ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसके अंदर हीट है वो रिलीज हो रही है। देखो अब ये पूछ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो सिस्टम हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड के अंदर शिफ्ट होगा। ठीक है, और जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डिक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये बोल सकते हैं, ये था इसका आंसर। तो आपको ऐसे ही लिख के आना है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब देख लेते हैं इसको। देखो भाई, इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन को दो हाफ सेल के अंदर डिवाइड कर लेंगे। किसके अंदर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। इस तरफ आप लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ सेल,
ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इस तरफ लिख लो रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर कौन आएगा हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, रिडक्शन आपकी तरफ बाकी बचे हुए आएंगे, यानी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हमारे पास क्या था, H2O, ये था। सबसे पहले यहां पर देखो चार्ज बैलेंस करो, इस तरफ यहां पर हमारे पास +3 चार्ज है, +2, एक तरफ इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करो, एक Fe3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। यहां पर देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस किससे करते हैं, H2O ऐड करके, तो यहां पर दो हम क्या कर देंगे, H2O ऐड कर देंगे, यानी H2O प्लस H2O 2H2 हो जाएगा, 2H2 हो गया। ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन इस तरफ 4 हो गए, इस तरफ कितने हैं हमारे पास, 2 ही हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस तरफ ऐड करो, 2H पॉजिटिव। अब चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस के इस तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरफ ही 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल कर देगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, 2H2O, है ना। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट आ जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 Fe पॉजिटिव प्लस, देखो भाई एरो के इस साइड वाले जो है ना कंपाउंड है, इस साइड लिख लो, और एरो के उस साइड वाले उस साइड ही लिख लो। हमारे पास जो बचे हुए थे, देखो ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, ये लिख लिया। अब एरो के इस साइड क्या बचा हुआ है, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस क्या बचा हुआ है, 2H2O। तो हमारे पास ये रिएक्शन हो गई, ये है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ऐसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज हीटोलाइटिक क्लीवेज, नेम द स्पीशीज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हीटोलाइटिक क्लीवेज क्या होती है, देखो भाई हमारे पास दो टाइप की क्लीवेज होती है, एक तो होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरी हीटोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, तो यहाँ पर हीटोलाइटिक क्लीवेज पूछी गई है। आंसर के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कार्बन कार्बन है, ठीक है, इन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं, तो जब भी हीटोलाइटिक क्लीवेज होगी, तो जो भी हमारे पास जब बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगा, जब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इनमें से किसी एक कार्बन के ऊपर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, और जिस पर भी शिफ्ट होंगे उस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पर हमारे पास देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहां से शिफ्ट हुए उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास इसके अंदर कौन सी स्पीशीज बनी है बताओ इस प्रोसेस में, एक तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है, देखो मैं लिख देता हूं, एक हमारे पास क्या बना है, कार्बोकेटाइन, एक हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है, और एक हमारे पास कौन बना है, कार्बेनाइन, ठीक है। और जो ये रिएक्शन होगी ये हीट की प्रेजेंस में होगी, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होमोलाइटिक क्लीवेज थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, an alkene A is ozonolysis give a mixture of propanol and pentane 3,1, राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ए। हमारे पास कोई भी एक एल्कीन है, जिस जो ए एल्कीन है उसका हमने क्या कर दिया, ओजोनोलिसिस कर दिया, और जब ओजोनोलिसिस किया तो हमें एक मिक्सचर मिला, किस किस का, प्रोपेनल का और पेंटेन 3,1 का। तो ये पूछ रहा है जो ए है, जो कंपाउंड है, यानी जो एल्कीन है, उसका नाम क्या होगा, तो देख लेते हैं। देखो भाई ध्यान से देखो, पहले तो हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं ध्यान से देखो। एक तो दे रहा है प्रोपेनल, यानी क्या दे रहा है, प्रोपेनल CH3 CH2, और यहां पर हमारे पास CHO यानी C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये दे रहा है।
और दूसरा क्या दे रहा है हमको, पेंटेन 3,1, पेंटेन 3 CH3 CH2, यानी 3 पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप है, और ये टोटल हमारे पास पेंटेन है ना। जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गया पेंटेन, और ये हमारे पास क्या हो गया 1 2 3, ये हमारे पास हो गया प्रोपेनल। जब हम उसकी ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं हमको ये मिल रहा है। अब ध्यान से समझो, जब भी हम किसी भी कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करवाते हैं ना, तो जो हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो टूट कर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन लग जाता है ऐसे। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा। अब देख लेते हैं कैसे बना होगा। पहला हमारे पास ये जो प्रोपेनल है वो कैसे बना होगा, ध्यान से समझना। हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा, CH3 CH2 और हमारे पास CH डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये टुकड़ा होगा, तभी तो ये C डबल बॉन्ड O बना होगा। और ये कैसे बना होगा, यहां पर हम हमारे पास ये ऐसे बना होगा, ध्यान से समझना। CH3 CH2 डबल बॉन्ड, और यहां पर हमारे पास CH2 CH3, ये दोनों आपस में टूटे होंगे। तो जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे ना, हमें एक कंपाउंड मिलेगा। और मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के और मैं बना देता हूं। तो हमारे पास क्या बनेगा, देख 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 लेते हैं ध्यान से। हमारे पास ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, हमारे पास कार्बन हो गया यहाँ पर। और ये जो दो ग्रुप है, देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप ऐसे जोड़ दो, CH2 CH3 CH2 CH3। तो हमारे पास ये जो A है, ये कंपाउंड था A, इसका नाम है हमारे पास 1 2 3 4, एक कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लेते हैं 5 6। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ। 4 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 4 इथाइल 4 इथाइल हैग्स 4 इथाइल हैग्स 3 इन। ये 3 इन कैसे लगाया, क्योंकि 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, देखो ये वाला। तो इसलिए इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 4 इथाइल हैग्स 3 इन। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर था, आपको ऐसे ही लिख के आना है। अब है स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो कंटेनर है, ठीक है, इन कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना वो सेम है, और इनका टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। भले ही इनके अंदर दोनों के अंदर गैस अलग अलग हो, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ गैसेस, यानी फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर O2 गैस है, इसके अंदर N2 गैस है, तो O2 के मॉलिक्यूल्स और N2 के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होंगे, अगर ये जो कंडीशन है ये सेम है तो। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ कहता है। आया समझ में, बोलो। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, कैलकुलेट द ओटमिक, हमें जो एवरेज ओटमिक मास है वो निकालना है भाई। क्या निकालना है, एवरेज ओटमिक मास। और वो कैसे निकालते हैं देख लेंगे। देखो भाई, जो एवरेज ओटमिक मास है वो कैसे निकालते हैं, हमें इनकी परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस दे रखी है और इनका मोलर मास दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोलर मास मल्टीप्लाई जो इनकी एबेंडेंस दे रखी है, यानी जो परसेंटेज इनकी दे रखी है प्लस में, वैसे ही मोलर मास दूसरे आइसोटोप का मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस बाय में 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे मोलर मास, पहले का मोलर मास कितना है 34.96 कुछ ऐसा है, मल्टीप्लाई 75.77, इसकी एविडेंस दे रखी है, प्लस मोलर मास सेकंड के आइसोटोप का मोलर मास ये है 96, मल्टीप्लाई इसकी परसेंटेज ऑफ एविडेंस दे रखी है 24.23 बाय में 100।
और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2718.8 प्लस 895.5 बाई में 100। और जब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आएगा 36.143। तो ये हमारे पास इनकी क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, किसका, क्लोरीन का। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही लिख के आना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमॉन्ग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर इन ऑर्डर। इन्होंने ये ऑर्डर दे रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब ये पूछ क्या रहा है, जो हमारे पास बेरिलियम है, देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछ रहा है, जो बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। ऐसा क्यों है, यानी ये कह रहा है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम की वो ज्यादा है बोरोन से। ऐसा इसलिए है, सबसे पहले तो ये समझो, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या होती है, किसी भी एटम से, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, यानी अगर हम एनर्जी देंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। अब ये पूछ रहा है बेरिलियम की ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है इसके अंदर, तो देख लेते हैं। जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है भाई, 5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2। बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है भाई, 4 होता है, ये आ जाएगी 2। और बोरॉन हमारे पास कितना होता है, 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p में हमारे पास 1। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है वो हमारे पास हाफ फील्ड आ गया, लेकिन यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल है वो तो पार्शियली फील्ड है। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, हमें पता है जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ज्यादा स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए ही बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है, किससे, बोरॉन से, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑक्सीजन हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट, ऑक्सीजन का ऑटोमिक नंबर कितना होता है बताओ, 8 पे आता है ना। तो देखो 1s2 2s2 2p में कितना होगा, तो देखो भाई ये हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 2p में हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। और जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे होता है, 1s2 2s2 2p में 3। देखो भाई यहां पर क्या हो गया, जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो इसकी एनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इन दोनों का जो रीजन था वो सेम सा था। ठीक है, तो आपको ऐसे ही जो रीजन एक्सप्लेन करके आना होता है। यूज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन द वाई Be2 मोलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो सबसे पहले हमें इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो भाई इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, जो सबसे पहले इसकी ए पार्ट का आंसर करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, ये बेरिलियम है, और बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो 1s2 2s2, और यहां पर हमारे पास दो बेरिलियम है, तो मैं से बना लेता हूं, ये बेरिलियम है एक, और ये दूसरा बेरिलियम है। इसके ऑर्बिटल के अंदर 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये हो गया 1s, ये हमारे पास सिग्मा 1s, और यहाँ पर हमारे पास सिग्मा स्टार 1s हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2s का होगा, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s का ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा 2s, ये हमारे पास सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गई, अब सारे ऑर्बिटल फिल हो गए। ठीक है ना, सारे ऑर्बिटल ही फिल हो गए, इसका मतलब इसके ऑर्बिटल कंप्लीट है।
इसलिए ये केवल एक ही मतलब डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए केवल ये अकेला रहता है। ठीक है, तो ये थी एक्सप्लेनेशन। और एक और बात, इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो भी हो जाएगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाय में 2। हम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग में भी दो हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी दो हैं, तो हमारे पास पूरा पूरा ये कैंसल आउट होगा, यानी जीरो आंसर आ रहा है। इसलिए हमारे पास जो Be2 है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, यानी Be और बी जो बेरिलियम है इनके बीच में कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, इसलिए Be2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको ये रीजन लिखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट यहां पे कर देता हूं। ये तो आसान सा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। देखो ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसका, NH3 का, यानी अमोनिया का NH3। ये हमारे पास ऊपर क्या आएगा, लोन पेयर आएगा, और एक है मेरे पास NF3। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन की। यहां पर भी नाइट्रोजन की, यहां पर भी नाइट्रोजन की। तो ओवरऑल मिलाकर कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, डाइपोल मूवमेंट प्लस हो रहा है। लेकिन यहां पर तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो एरो का साइड है पता है बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, और इसका जीरो के इक्वल डाइपोल मूवमेंट होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं जो NH3 है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है। तो NH3 है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा NF3 से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ऐसा आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द कंजुगेट एसिड बेस पेयर, फाइंड द कंजुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हमें कुछ स्पीसीज दे रखी है, इनके कंजुगेट एसिड और बेस फाइंड आउट करने हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है HNO3, नेक्स्ट हमें दे रखा है Cn नेगेटिव, HClO4, CO3 2 नेगेटिव। हमें इनके कंजुगेट बेस और एसिड बताने हैं। देखो शुरुआत में HNO3 है, ये हमारे पास एक एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, यानी HNO3 नेगेटिव। ये इसका क्या हो गया, कंजुगेट बेस। ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, Cn है, यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो इसका, यानी HCN हो गया। तो ये इसका क्या बन गया बताओ, ये हो गया कंजुगेट एसिड। ये हमारे पास कंजुगेट एसिड हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, HClO4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो ClO4 नेगेटिव होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, कंजुगेट बेस। और यहां पर हमारे पास एक H जोड़ दो, तो HCO3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था भाई हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन ए स्पेशल टाइप ऑफ रिडक्स रिएक्शन एन एलिमेंट इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली। देखो भाई क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक हमारे पास एक रिडक्स रिएक्शन है, इस रिडक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये किस टाइप की रिडक्स रिएक्शन है। तो इसका आंसर होगा ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसका आंसर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आपको ये लिख के आना है। सेकंड में ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू ओकर। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, वो पूछ रहा है, वो हम देख लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ बी पार्ट के अंदर, फॉर ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन द एलिमेंट मस्ट बी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जो ये कंडीशन लिखी हुई है आप याद कर लेना, एक एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑर्बिटल आर एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमको n इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो यहां पर हमें n इज इक्वल टू 4 के लिए जो कितने ऑर्बिटल हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। और इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या होती है? n माइनस वन। तो इसका मतलब ये 4 माइनस वन 3 हो जाएगी, है ना। और जब 3 होता है, 3 के लिए l की वैल्यू क्या होती है? f होती है भाई, f। तो हमारे पास क्या आ गया? 4f हो गया। तो f के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल इसका आंसर आएगा। ठीक है, यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल यूजिंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 2 दे रखी है, l की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2s हो गया। और ये हमारे पास कितना हो गया? यहाँ पर n की वैल्यू 4 दे रखी है, l की वैल्यू 3 दे रखी है, तो क्या हो गया हमारे पास? 4f हो गया। ठीक है, अब आओ प्रिंसिपल क्या कह रहा था? अब आओ प्रिंसिपल ये कह रहा था कि हमारे पास जो हमारे पास जैसे ये होता है ना 1s 2s 3, अब आओ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो इसने एक स्नेक की डायग्राम दिया था, ये वाला। तो ये डायग्राम दिया था भाई, अब वो प्रिंसिपल ने, उसने ये कहा था कि 1s के बाद हमेशा 2s फील होगा, 2s के बाद हमेशा 2p फील होगा, 2p के बाद 3s फील होगा। देखो ऐसे फील होंगे ये, ऐसे ऐसे फील होंगे ये। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग उसको फील करेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रखा है, वाई 4s ऑर्बिटल इज फील्ड बिफोर 3d। यानी 4s ऑर्बिटल पहले भरा जाता है 3d से। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी n प्लस l की वैल्यू कम आती है। देखो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई और l की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू आई n प्लस l की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। इसकी वैल्यू कितनी आई? 4 आई। और 3d के अंदर देखो n की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2 होगी, है ना। d की वैल्यू 2 होगी, ऐसे ही तो होता है, s p d f 0 1 2 3। तो d की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर हमारे पास 5 आई, तो n प्लस वैल्यू की वैल्यू इसकी ज्यादा आई, इसकी कम है, तो पहले ये फिल होगा, इसलिए हम, तो रीजन में आपको ये लिखना है क्योंकि 4s ऑर्बिटल की जो n प्लस l की वैल्यू है वो कम आती है, इसलिए 4s पहले फिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी हमारे पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर बाय कार्बन एटम 1 2 3 इन द फॉलोइंग। इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है कार्बन की, तो पहले कार्बन की हाइड्रोजन, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन हम सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे। यहां पर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, नहीं इसकी होगी sp3। अब इसकी sp3 क्यों होगी? क्योंकि यहां पर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, या इसकी होगी हमारे पास sp2। यहां पर हमारे पास, और इसकी हमारे पास बस इसकी भी हमारे पास क्या होगी? sp2 ही होगी। ठीक है, यहां पर देखो, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एज ए रिजल्ट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन्हें ये पूछ रहा है जब हम ये रिएक्शन करेंगे ना, क्या बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर कोई चेंज होगा? तो पहले देखो यहाँ पर बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, आप निकाल कर देख लेना, आपको आती है भाई। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन की भी कितनी थी? sp2 थी, sp3 थी भाई। ठीक है, sp3 थी। यहां पर भी सेम ही रही, बोरोन की भी और नाइट्रोजन की भी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल दो ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल आर डिस्टोर्टेड टेट्रल। देखो भाई ये पूछ रहा है, हमारे पास ये जो अमोनिया है, ये हमारे पास अमोनिया है और ये हमारे पास H2O है, इन दोनों की ज्योमेट्री सेम होती है। ठीक है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होती है।
लेकिन जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वाटर के अंदर, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कम होता है, कम, और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर दो लोन पेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अंदर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास क्या हो जाता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो रिपल्सन हो जाता है। देखो ये हमने ये भी पढ़ रखा है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन भी लग जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर कैसा रिपल्सन है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल, तो ये नीचे की तरफ झुक जाएंगे थोड़े से। अगर यहाँ से रिपल्सन होगा, आपको पता है ये नीचे की तरफ झुक जाएंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल अपने आप ही नहीं कम हो जाएगा, तो इसलिए होता है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मान लिया मेरे पास कोई भी एक बिकर है और इसके अंदर मैं वाटर को बॉईल कर रहा हूं, तो ऊपर से क्लोज्ड है, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मैंने क्या बोला है, एनर्जी जो ट्रांसफर है, एनर्जी का जो ट्रांसफर है किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही आपको थ्योरेटिकल लिखना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो कि नेचर ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन उसको बोला जाता है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन उसको बोला जाता है, ध्यान से समझना, जब हमारी एक मोल एटम है उसकी फॉर्मेशन हो रही हो, या फिर एक मोल जो एटम है वो डिसोसिएट हो रहा हो, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्व होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, आपको ये थ्योरेटिकली लिखना है, जब एक मोल ऑफ एटम की फॉर्मेशन हो रही हो या फिर एक मोल ऑफ एटम डिसोसिएट हो रहा हो, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज या ऑब्जर्व होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तो सिंपल ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसको हम एक फॉर्म से दूसरी एनर्जी के, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन थी उसकी। यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, क्यू है हीट सप्लाइड, और डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड सुटेबल एग्जांपल। देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, द इफेक्ट इन विच मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस आइदर टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसीज और अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मान लिया मेरे पास ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर बाहर से कोई भी इस कार्बन के ऊपर कोई भी चीज अटैक करेगी, तो ये पाई के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो या तो इससे दूर चले जाएंगे या इसी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो द इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होना या तो अटैकिंग स्पीसीज के पास में जाएगा या अटैकिंग स्पीसीज के दूर चला जाएगा। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लस ई इफेक्ट होता है, एक माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट उसको कहते हैं द इफेक्ट इन विच मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टुवर्ड्स अटैकिंग स्पीसीज। मान लिया फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है ना, उस तरफ अटैक, उस तरफ चले गए जिस तरफ हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज अटैक कर रही थी, तो इस केस में हमको क्या, प्लस प्लस सी इफेक्ट कहेंगे इसको। ठीक है, और माइनस सी उसको कहेंगे, माइनस सी किसको कहेंगे, जिस साइड अटैक, जिस साइड हमारी स्पीसीज अटैक कर रही है उससे अब अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, उसको कहेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, देख लेते हैं भी इसको। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें बेंजीन से किसके अंदर कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। देखो भाई ये हमारे पास होता है बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन होता है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है,
पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ और ऊपर हमारे पास CH3 लगा हुआ हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एल्काइलेशन कर देंगे। एल्काइलेशन क्या होगा? CH3 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो जब हम इसकी एल्काइलेशन करेंगे तो यहां पर हमारे पास CH3 लग जाएगा किसी एक पोजीशन पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास टोल्विन बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया भाई? टोल्विन बन गया। नेक्स्ट इसकी हम कर देंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन क्या होता है? H2SO4 प्लस में HNO3, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे, इसको नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक हमें पैरा मिलेगा, ये NO2 प्लस में एक हमें क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमको यही चाहिए था, तो ये हमें बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है जो मेटा, अब हमें क्या बनाना? हमें मेटा नाइट्रोटोल्विन बनाना है। इसकी इसकी ये दो स्टेप के अंदर होगी। देखो मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास बेंजीन होगा, उसकी हम नाइट्रेशन करवा देंगे। नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या किसके अंदर? देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं नाइट्रेशन। इसके जब हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास NO2 ग्रुप लग जाएगा ना, NO2 ग्रुप लग जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? CH3 Cl के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी एल्काइलेशन ही करवा देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या लग जाएगा भाई? मेटा पोजीशन पर CH3 लग जाएगा और साथ में HCl इसका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी भाई? ऐसे कन्वर्ट करना है इनको। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है, ये कंप्लीट कैसे होगी? देखो मैं बता देता हूं। देखो भाई यहां पर देखो HBr दे रखा है और पेरोक्साइड दे रखा है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा, यानी हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा? CH3 CH2 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 और Br। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसे रिएक्शन होगी ये मैं बता देता हूं। यहां पर ये रिएक्शन कैसे होगी मैं बता देता हूं। सबसे पहले CH3 CH है, इसका क्या करवाया है भाई? मर्क्यूरेशन करवाया है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा? यहां पर इसका क्या हो जाएगा? जो H2O है ना, H2O, जैसे H2O भी तो दे रखा है, ये जो H2O है वो किस किस के अंदर डिसोसिएट होता है? हमें पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसके अंदर डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो H पॉजिटिव इसकी तरफ चला जाएगा यहाँ पर, तो और OH नेगेटिव यानी अपोजिट साइड चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 OH और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, और ये हमारे पास इनोल फॉर्म बन गई, इनोल है ना। और ये हाईली अनस्टेबल होती हैं, तो इसकी यहाँ पे हम टोटोमेरिज्म करवा देंगे। टोटोमेरिज्म यानी जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा ऐसे। ये हमारे पास कीटोन बन जाएगा तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये हमारे पास क्वेश्चन है ना हक्कल रूल, ये आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, बुक से। हक्कल रूल क्या कहता है? ये एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है। एरोमेटिसिटी मतलब और कौन सा एलिमेंट एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, किस किस के बारे में। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक होगा, अगर वो प्लेनर होगा वो भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसने दो तीन बातें बताई थी। अगर उसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है वो भी हमारे पास एरोमेटिक होगा। तो ये बातें बताई थी, ये आपको इसके अंदर लिखनी है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट।